जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस को लेकर के, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल की ग्रीन बेल्ट होती है ना, क्या उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं क्या? पर हमें पहले ही जानना पड़ेगा ये नेचुरल ग्रीन बेल्ट क्या होती है और नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। नेचुरल इकोसिस्टम का सिंपल भाषा में फॉरेस्ट, और इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट मतलब कि जैसे कि कोल इंडिया है ना, कोल इंडिया उसका राजस्थान में भी एक ऑफिस है, बिल्कुल है। और कोल इंडिया की कुछ माइंस वगैरह जो कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ पे ये एक्चुअल में खदान करती है। और राजस्थान में इसके काफ़ी इंजीनियर्स वगैरह बैठते हैं। और इंजीनियर्स कैसे आते हैं, गेट का एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, यहाँ पे राजस्थान के ऑफिस में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। तो ये राजस्थान में जो ऑफिस है ना, ये किसी रोड के बिल्कुल नज़दीक अड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑफिस की कैंपस बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या छोटे छोटे से पौधे लगा रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ आगे तो मेन पेड़ लगा रखे हैं, और यहाँ पर इसका मेन गेट होता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे अगेन पेड़ सारे लगा रखे हैं, तो हम अंदर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है, जहाँ पे लोग बाग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। और यहाँ पर बिल्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात। और ये जो जगह ना, देखो ये वाली, यहाँ पर क्या होता है ना, गार्डन बना होता है, ताकि इंजीनियर साहब है ना शाम को चाय वाय पीएंगे तो यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है, समझ में आ गई सर बात। मतलब कि ये जो कैंपस था, उसके आगे की तरफ है ना कुछ पौधे लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, अपने घरों में भी लगाते हैं इवन। तो ये तो फैक्ट्री तो लगाएंगे। तो क्या ये जो कैंपस है, ये फैक्ट्री का कैंपस है, कोल इंडिया का जो कैंपस है, इसमें जो ये पौधे लगाए हैं ना, क्या ये वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे कभी भी? क्या यहाँ पे शेर और चीता वगैरह इन ग्रीनरी को देख के आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। ये तो छोटा सा गार्डन है, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। क्या इससे कोई पोल्यूशन वगैरह कम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या ये वाटर साइकिल को बना पाएगा? क्या बिल्कुल वाटर साइकिल को भी नहीं बना पाएगा। मतलब कि क्या ये हेल्प करेंगे कि पानी इवेपोरेट हो और बाद में रेन हो और ये ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करे? क्या ऐसा कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा यहाँ तो। ये तो छोटा सा गार्डन है, इसकी चर की क्या ही इसकी पोटेंशियल ही कुछ नहीं है। क्या इस वाले गार्डन को मैं पूरे फॉरेस्ट से कंपैरिजन करूँ क्या? फॉरेस्ट में तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सब कुछ है, क्या मैं कंपेयर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कंपेयर करना चाहिए हमें, ठीक है। यही पूरा आर्टिकल था, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसी फैक्ट्री, कोल इंडिया के एग्जाम्पल की तरह कैंपस में अगर कुछ ट्रीज़ लगाते हैं, तो क्या मैं उसको फॉरेस्ट समझूँ, वेस्टलैंड समझूँ, या फिर वाइल्ड लाइफ का इकोसिस्टम समझूँ? बिल्कुल नहीं समझूंगा। अगर फॉरेस्ट के छोटा सा, अगर कोई फैक्ट्री के कैंपस में 10-15 पेड़ लगा देना, तो उसको मुझे फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ तो गलत है। तो इस चीज़ को क्या बोलूँगा मैं, अगर फैक्ट्री में 10-15 पेड़ है, उसको बोलूँगा मैं इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट। बात समझ में? इनको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट, वेस्टलैंड, वेटलैंड से, या फिर वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम से। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बिजनेस फ्रेंडली ग्रीन बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली ग्रीन है। सही बात है। और ये गार्डन भी इसलिए इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लुकिंग में अच्छा होता है, अदरवाइज ये ग्रीन भी नहीं बनाते। सही बात है। इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं, कि फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा ग्रीन एरिया होता है, जिसमें कि लॉन होता है, गार्डन होता है, हेज श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं, जैसे कि गुलाब के पौधे लगा दिए, अलग अलग तरह के फ्लावर वाले पौधे लगा दिए। कुछ छोटे मोटे ट्रीज होते हैं, जैसे कि वो घरों के बाहर अपन नहीं लगाते क्या, वो पाम ट्री लगाते हैं, खजूर जैसा पेड़ लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, इसी को इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट देखते हैं, जैसे कि धूल थोड़ी सी कम हो जाती है। धूल कैसे कम होगी भाई? अगर मैंने, ये मेन रोड है, यहाँ पे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, ये धूल वगैरह उड़ाएंगे। तो ये जो आगे जो पेड़ वगैरह लगा रखे हैं ना, तो ये धूल इससे चिपक करके रह जाती है, ये ऑफिस तक नहीं आ पाती। हाँ, थोड़ा धूल कम हो जाएगा, थोड़ा नॉइज़ कंट्रोल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पौधे होंगे, इनकी जो पत्तियाँ हैं ना, जैसे कि किसी ने नीम के भी उगा रखे होंगे, किसी ने कुछ और भी उगा रखे होंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जब पोल्यूशन आएगा ना, एयर पोल्यूशन, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, तो क्या करेंगे, इनके पत्ते उनको एब्जॉर्व कर लेंगे, ऐसा होगा। हीट थोड़ी कम होगी, क्यों? छाया प्रोवाइड करते हैं। और लेकर जो लोकल एयर क्वालिटी, इसको हल्का से इम्प्रूव करेंगे। पर ये बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट है, बहुत छोटे से बेनिफिट है। ये क्या नहीं कर सकते वो हम देखते हैं। क्या इंडस्ट्रियल जो ग्रीन बेल्ट है ना, वो 10-20 पेड़ लगा देते हैं अपने ऑफिस के बाहर, वो क्या नहीं कर सकते? ये कभी भी वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सही बात है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो बिल्कुल ज़ीरो होगी। क्या यहाँ पर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आ जाएंगे? क्या क्या छोटे छोटे से यहाँ पे खरगोश वगैरह, छोटे छोटे से एनिमल्स आ जाएंगे, या बड़े एनिमल आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी ज़ीरो होगी यहाँ पे। क्या एक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनका पोटेंशियल ही नहीं है। 10 पौधे क्या ही कर लेंगे? 10-20 ट्री से क्या कार्बन स्टोरेज बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। कार्बन स्टोरेज मतलब कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है भाई? आपने गाड़ियाँ चली, उससे CO2 बाहर निकली, फैक्ट्री चली, से CO2 बाहर निकली, तो ट्री क्या करता है ना, ये करता है फोटोसिंथेसिस, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है और बना देता है स्टार्च, मतलब खुद का खाना बना देता है।
याद करो फोटोसिंथेसिस में यूवी लाइट वगैरह होता है, ठीक है। तो CO2 को एब्जॉर्व कर लिया ना इसने, बिल्कुल एब्जॉर्व कर लिया। इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। सिंक मतलब डूबना। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पेड़ में डूब गई और स्टार्च बन गई, ठीक है। क्या 10-20 ट्री इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट ऐसा कुछ कर पाएंगे? बहुत बड़े कार्बन को हटा देंगे क्या मार्केट से? बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। क्या ये इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। मतलब कि अगर कोई स्टील की फैक्ट्री 20 ट्री लगाती है ना, तो सिर्फ गेट के आसपास की धूल को कम करेगी, लेकिन क्या ये फॉरेस्ट कवर को बढ़ा देगी? कुछ नहीं बढ़ाएगी भाई। 10-20 ट्री से क्या ही फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगा? पानी की साइकिल को बढ़ा देगी? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। जैसे कि ये पानी को ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दे, या फिर ये अपने पत्तियों में ग्राउंड वाटर को लेकर के ये इवेपोरेशन करे, मतलब कि पानी पत्तियों के द्वारा पानी को हवा में छोड़ दे, बाद में ये हवा में जा कर के अगेन रेन वगैरह करे। कुछ ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा। 10 पेड़ से क्या ही बरसात आ जाएगी? कुछ नहीं आएगी। क्या क्लाइमेट को कूल कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आसपास की धूल कम होगी यहाँ से। क्या ग्रीन बेल्ट को हमको नेचुरल इकोसिस्टम कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। ग्रीन बेल्ट मतलब वो फैक्ट्री के बाहर 10-20 पौधे, 10-20 पेड़, वो भी सुंदर सुंदर दिखने वाले। क्या उसको मुझे पूरा का पूरा फॉरेस्ट कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों? इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट क्या होता है? ये एक पतली लाइन जैसा एरिया होता है। सही बात है। कोई ऑफिस है, उसके बाहर में 10 वो पाल्म ट्री लगा दिए सुंदर सुंदर, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या फॉरेस्ट बोलूँगा? बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये तो पतली लाइन जैसा एरिया है। मोस्टली एक ही टाइप के प्लांट्स होते हैं। सही बात है। इसको मोनोकल्चर बोलते हैं। मोनोकल्चर मतलब मोनो मतलब एक, कल्चर मतलब एक तरह के पौधे। हाँ, पाल्म ट्री लगाते हैं मैक्सिमम तो, ताकि दिखने में सुंदर लगते हैं वो। मेंटेनेंस डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अलग माली रखना पड़ता है। क्या फॉरेस्ट में माली रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता। पर यहाँ माली रखना पड़ता है, अदरवाइज ये पौधे सूख जाते हैं। डेली सुबह 3 टाइम पानी देना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ जीरो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेचुरल सिस्टम में क्या होता है कि 100 से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स सबके सब वहाँ पे होते हैं। सॉइल, वाटर, एयर, ये सारा पोल्यूशन वहाँ पे कम होता है फॉरेस्ट वगैरह में। सही बात है। यहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं ये पेड़ वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, क्योंकि कार्बन सिंक बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पौधे होंगे तो हवा में कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है सबको ये एब्जॉर्व कर लेंगे और स्टार्च में बना देंगे। सही बात है। ये सारे के सारे नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब ग्रीन बेल्टों को क्या कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 तक ये डेसिबल नॉइज़ को कम करेगा। मतलब नॉइज़ पोल्यूशन को ये थोड़ा सा कम कर पाएगा। लेकिन फॉरेस्ट पूरे टेम्परेचर को, रेन को, सोइल को, वाटर को, कार्बन को, सबको रेगुलेट करता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल कंपैरिजन क्यों गलत है? देखो, इंडिया का कहता है ना, इंडिया कहता है कि अच्छा, वो जो इंडिया में एक रूलिंग होती है कि आप जितना, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का जामनगर में एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं। पेट्रोलियम को पेट्रोल बनाते हैं। ये रॉ मटेरियल है जो हमारे गाड़ियों में नहीं डलता है। पेट्रोल होता है वो फिनिश्ड गुड होता है, रिफाइन करने के बाद होता है ये, जिसको हम गाड़ियों में डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। इनका तो काम है पेट्रोलियम का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आप पोल्यूशन करते हो ना, तो जितना पोल्यूशन करते हो उतने आप कार्बन सिंक बनाओ। मतलब कि जितना आपने, जितने, जैसे कि इसने जितने टन ऑक्सीजन को बाहर निकाला ना, उतने टन आप ऑक्सीजन को वापस भी एब्जॉर्व करो हवा से। तो भाई अब मुकेश अंबानी हाथ से तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उन्होंने उगाया वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, जामनगर में इस दुनिया की सबसे बड़ा मैंगो का ऑर्किड है। ऑर्किड क्या होता है? जैसे कि रोज़ का गार्डन होता है ना, वैसे ही फ्रूट के गार्डन को ऑर्किड बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्किड कहाँ पे है? वो है जामनगर में है। अभी वो आनंद अंबानी की शादी हुई थी ना, तब आपने देखे होंगे वो आम वाम वगैरह। हाँ, तो वो ऑर्किड था। ये इन्होंने अपने मन से बनाया, रिलायंस ने नहीं बनाया। गवर्नमेंट का रूलिंग है कि आप जितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे उतना ही टन आप कार्बन डाइऑक्साइड को आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो इंडिया का कहता है कि यार यूरोपियन यूनियन में तो इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है ना। हमारे यहाँ की फैक्ट्री भी यही कहती है कि यार सर, हम जब लंदन में काम करते हैं, वहाँ करते हैं, तो वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जितना टन निकाला उतने टन अभी के अभी आप एब्जॉर्व करो। वहाँ पे तो टफ नहीं है। लेकिन इंडिया में ये ग्लोबल कंपैरिजन करना ना गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ कंट्रीज बोलती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह, वो कहती है कि उनके वहाँ पे ग्रीन रूल्स काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब कि रिलायंस जैसी कंपनियाँ अगर वहाँ पे भी इंस्टॉल होगी ना, तो उनको बड़े बड़े फाइन नहीं देने पड़ते हैं अगर वो ज़्यादा पोल्यूशन करती है तो। ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत कम है। भाई नॉर्वे वगैरह तो नंबर 1 कंट्री, वहाँ पे अगर कोई नई फैक्ट्री जाएगी तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर पाएगी। वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन भी कम है, पोल्यूशन भी कम है। वहाँ पे ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में तो भाई अड़े हुए हैं घर एक से एक।
लेकिन अगर अमेरिका में जैसे कि इंडिया में है ना, मुश्किल से किसी के पास 1 हेक्टेयर की लैंड होती है, मतलब 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा की लैंड होती है। लेकिन यूएसए में एक इंसान के पास कम से कम 10 से लेकर 20 हेक्टेयर तक की लैंड आसानी से मिल जाती है। क्यों? वहाँ पे एरिया भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, तो एक जने के पास में ज़्यादा बीघे ज़मीन होती है, सिंपल भाषा में, ठीक है? वहाँ पे वहाँ का नेचर काफ़ी हेल्दी है, तो वहाँ के इतने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ग्रीन को लेकर के, वो इतने सॉफ्ट है, मतलब कि वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? लेकिन इंडिया और साउथ एशिया की बात करते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो फॉरेस्ट वगैरह इकोलॉजी इसको काफ़ी हमने ख़राब कर रखा है। तो यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट रूल्स को लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो ग्रीन नॉर्म्स हैं उनको तो स्ट्रिक्ट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे बची कुची फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर एग्जांपल देखें, नॉर्वे में 5 फैक्ट्री है ना अलग-अलग, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। एक ये 5 किलो, फिर यहाँ पे 5 किलोमीटर के बाद एक फैक्ट्री है, फिर 5 किलोमीटर के बाद फैक्ट्री है। तो ये तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि हर 500 मीटर पे एक नई फैक्ट्री लगी हुई है, तो बहुत सारा पॉल्यूशन बन रहा है यहाँ तो, ठीक है। पॉलिसी क्या करेगी यहाँ पे, हम वे फॉरवर्ड देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या करना चाहिए, ऑन साइट ग्रीन बेल्ट लगानी चाहिए। मतलब कि अभी क्या हो रहा है ना भाई, राजस्थान के ऑफिस में यहाँ पर पौधे लगा रखे कोल इंडिया ने, लेकिन ऐसा नहीं, अब क्या होगा फैक्ट्री के अंदर वहीं पे ही, अगर ये छत्तीसगढ़ में माइनिंग करे ना तो वहाँ पर भी ग्रीन पौधे लगाओ फैक्ट्री के अंदर। इससे क्या होगा, थोड़ा डस्ट कंट्रोल भी होगा, थोड़ा शेड भी बनेगा। शेड मतलब कि भाई छाँव वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। और क्या बनेगा इनसे, और पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा कम होगा, एयर पोल्यूशन को लेकर के कम होगा, नॉइस पोल्यूशन को थोड़ा कम हो गया है, ये नॉइस को एब्जॉर्ब वगैरह कर लेंगे पौधे वगैरह। मतलब कि लिमिटेड है, लेकिन हाँ कुछ तो बेनिफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑफ साइट रियल रिस्टोरेशन। ऑन साइट मतलब कि कोल इंडिया बिहार में या छत्तीसगढ़ में जहाँ माइनिंग करा है ना, वहीं पे पौधे लगा दो। और ऑफ साइट मतलब कि किसी, जैसे कि कोल इंडिया को कहो, एक तो भैया आपने अपने छत्तीसगढ़ वाले जहाँ पे माइनिंग करें वहाँ पौधे लगाओ। एक इसको कहेंगे कि आप किसी फॉरेस्ट को पूरा का पूरा रिस्टोर करो। किसी फॉरेस्ट को रिस्टोर कर दिया इस कंपनी को, किसी वेटलैंड को रिपेयर करवा दिया, क्योंकि इसका बहुत पैसा कमाया इसने पोल्यूशन कर करके, तो उसका जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट हमने इकोसिस्टम को रिपेयर करने में लगा दिया। जैसे कि फॉरेस्ट को रिस्टोर कर दिया, किसी वेटलैंड को रिस्टोर कर दिया, रिवर के वर्ड कोई जो फ्लड प्लेन है उसको प्रोटेक्ट किया। फ्लड प्लेन मतलब कि अगर कोई रिवर इस तरह बह रही ना, तो ये आस का इलाका होता है ना, जैसे कि इस रिवर में बाई चांस पानी ज़्यादा हो गया, तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ है कि इस वाले इलाके में बाढ़ आएगी ना, इस वाले इलाके में बाढ़ आएगी, इस वाले इलाके में बाढ़ आएगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे दीवारें वगैरह कुछ बनवा दो, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बेटर करवाओ इनसे, और ग्रास लैंड या फिर मैंग्रोव को प्रोटेक्ट कराओ। सही बात है भाई, इन कंपनी से जो इतना पैसा कमा रही है एनवायरमेंट का पोल्यूशन करके, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें इकोलॉजी को रिस्टोर करने में लगाना चाहिए। मतलब कि फैक्ट्री ने जितना डैमेज किया है उतना ही ये इकोलॉजी को भी रिस्टोर करें। कैसे करेंगे, ऑन साइड भी करेंगे, ऑफ साइड भी करेंगे। ऑफ साइड मतलब कि किसी फॉरेस्ट को कराना, ठीक। ऑन साइड मतलब कि वो छत्तीसगढ़ में जो माइनिंग है वहीं पे पौधे लगवाना, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होंगे कि फैक्ट्री का जो ग्रीन बेल्ट है ये छोटी सी बैंडेड है। सही बात है, अगर हार्ट अटैक आ जाएगा तो बैंडेड से ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे कट वगैरह लग गया तो बैंडेड काम आती है। तो ये फैक्ट्री की जो ग्रीन बेल्ट है वो सिर्फ बैंडेड की तरह काम होगी, लेकिन हमें फॉरेस्ट या फिर वेटलैंड को पूरा रिस्टोर कराना पड़ेगा, तब जाके ही हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सही बात है। अगर इंडिया एज ए नेशन को देखूंगा मैं पूरा, अगर यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट को सही कराना है ना, तो मुझे छोटी छोटी सी यहाँ पे पट्टियाँ नहीं लगवानी है, ठीक है ना। पूरे फॉरेस्ट को अगर मैं सही कराऊंगा, तभी जाकर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हवा में एयर पोल्यूशन है वो कम हो पाएगा, और डस्ट वगैरह का पोल्यूशन भी कम हो पाएगा। रियल सस्टेनेबिलिटी कब आएगी, सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में हमें कब सुरक्षा मिलेगी, जब हम बैंडेड को नहीं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। सही बात है। इकोलॉजी इंडस्ट्री एज इकोलॉजिकल स्टीवर्ड। स्टीवर्ड मतलब होता है केयर टेकर। मतलब कि अब इंडस्ट्रीज वगैरह ना, उसको इस तरह से हम मैंडेट करेंगे कि वो हमारे फॉरेस्ट को ही बचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज तभी क्या करती है, सिर्फ प्रॉफिट बनाती है और पॉल्यूशन देती है। सही बात है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी रखनी होगी। हम किसके लिए जिम्मेदारी रखेंगे, पहले कहेंगे कि अपना इकोलॉजिकल जो डैमेज है उसको ऑफसेट करो। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस ने जामनगर में पेट्रोलियम के लिए जितनी ज़मीन को ख़राब किया ना, उतनी ही ज़मीन को यहाँ पे ये फॉरेस्ट भी बनाए। इकोलॉजिकल जितना ने डैमेज किया था, ऑफसेट मतलब कि बैलेंस करें उसको। सही बात है। सेकंड, सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करें। सर सर्कुलर वेस्ट वगैरह को भी यूज़ करें। भाई अगर इस कंपनी से कोई वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो प्लास्टिक से हो, चाहे वो वाटर से हो, उसको भी अगेन ये रीयूज़ करें। सही बात है। वाटर रीयूज़ करें। सही बात है। अगर रिलायंस वगैरह अगर पानी को ख़राब कर रही है तो उसको वापस ट्रीट करके कुछ इस्तेमाल लें। फॉरेस्ट वेटलैंड को रिवाइव करवाएं। ये रिवाइव कैसे करेंगे, पैसे दे करके।
ठीक है, या फिर तो ये खुद से रिवाइव कराएं, अदरवाइज अगर कोई एनजीओ वगैरह अगर किसी फॉरेस्ट को रिकवर कर रही है ना, रिग्रो कर रही है, तो ये रिलायंस उस एनजीओ को पैसे दे दे ताकि एनजीओ इसको वापस अच्छे से काम कर सके। ग्रीन क्रेडिट को अडॉप्ट करें, सही बात है। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है ना, जैसे कार्बन मार्केट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि क्रेडिट हमारे चलते रहते हैं, कार्बन क्रेडिट चलते हैं। मतलब कि रिलायंस का अगर ये टॉय बनाती कोई सा, ठीक है ना, और मान लेते कि इन्होंने टॉय बनाने में, जिस फैक्ट्री में टॉय बन रहा था वहाँ पे काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलेगा, तो अब रिलायंस क्या करेगी, उस टॉय का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना दिया ना, एक कोई गुड़िया बना दी, ठीक है ना, इसको बेचने के लिए, तो यहाँ पर ये इसके पैकेजिंग पे साफ लिखेंगे कि हमने इतने टन कार्बन को जलाया है। तो जैसे ये यूएसए में बिकने जाएगी ना, यूएसए में माल बहुत महंगा बिकता है। अगर यहाँ इंडिया में 100 रुपये का माल बिकता है तो यूएसए में आराम से वो 110, 120, 150 तक में वहाँ पे प्राइस मिल जाती है। तो यूएसए में सबको बेचना मजा आता है, यूएसए में इसलिए सब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन यूएसए वाला कहेगा भाई आपके तो पैकेजिंग पे लगाओ, आपने इतना सारा कार्बन को जलाया है, जिससे क्या होगा कि एनवायरमेंट का पोल्यूशन हो गया, तो हम आपके इस प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में आने नहीं देंगे। या तो आप ये जो कार्बन को जलाया है ना, इसको आप ऑफसेट करो। ऑफसेट मतलब इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, रिलायंस वाला किसी फार्मर को संभालेगा जिसके पास में, इसके पास नेगेटिव होगा कार्बन की रेटिंग। क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इन्होंने कार्बन को जलाया। तो फार्मर क्या कर रहा होगा कि ये बहुत सारे पौधे उगा रहा होगा, तो इसकी कार्बन रेटिंग पॉजिटिव आ रही होगी। ठीक है, मान लो इसके -10 पॉइंट थे, इसके पास में +100 पॉइंट्स थे, इन्होंने 100 पौधों को लगाया, फॉर एग्जांपल इन्होंने 10 पौधों को हटाया था अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए। तो क्या करेगा, रिलायंस इस फार्मर को पैसा देगा कि यार कि आप ऐसा करो कि ये आप 1 लाख रुपए लो और मुझे 10 पॉइंट आप दे दो। तो ये 10 पॉइंट्स को दे देगा लास्ट में, तो इसके पास 0 बैलेंस हो जाएगा, इसके पास 90 बैलेंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट वगैरह। बात समझ में आई नहीं आया? जैसे यहाँ पे 0 होगा ना, तो अब यूएसए कहेगा भाई ठीक है भाई, आपने जितना पेड़ लगाया था ना, जितने पेड़ काटे थे इतने अपने पेड़ लगा दिए, तो अब मैं अपने मार्केट में आपको एंट्री देता। ये रियली में हो रहा है इस दुनिया के अंदर में, इस तरह की कार्बन रेटिंग। तो यहाँ पे ग्रीन जो क्रेडिट्स है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, इस तरह की क्रेडिट वगैरह को इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि माल अच्छे से बाहर एक्सपोर्ट हो। मतलब कि गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो या फिर पब्लिक हो, इनको मिल करके डेवलपमेंट पॉसिबल करना चाहिए। किस में डेवलपमेंट करेंगे, एनवायरमेंट के अंदर में। ठीक है, ग्रीन जो इंडस्ट्रियल ग्रीन बेल्ट है वो यूज़फुल तो है, पर वो नेचर को कभी रिप्लेस नहीं कर पाते। सही बात है, 10-20 पेड़ है, वो कभी भी पूरे फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इंडिया को कैंपस ग्रीनरी के साथ साथ, कैंपस ग्रीनरी मतलब कि भाई फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री का जो कैंपस है वहाँ पे हल्के हल्के पौधे लगा दिए, उसके साथ साथ हमें पूरा फॉरेस्ट और वेटलैंड इनको रिस्टोर करना कंपलसरी बनाना होगा। सही बात है, तभी जाके हमारे पास में रियल सस्टेनेबिलिटी आ पाएगी। यही आर्टिकल था। थैंक यू।